हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे और वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बल में आगे के चैप्टर्स की। बल देखा था कि बल क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। आज देखने वाले हैं कि न्यूटन के नियम क्या क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहले कि हमारा अभिकेंद्री बल क्या होता है। देखो, हमने जब बल देखा तो हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस बहुत सारे देखे थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फोर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने फिजिक्स में। जैसे हो गया आपका अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखते हैं कि अभिकेंद्री बल क्या होता है। ठीक है, ये जो अभिकेंद्री बल है, ये यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर घूम रहा है, जैसे कि ये कार वृत्त की परिधि पर घूम रही है, ठीक है, ये कार यहाँ पर जैसे कि घूम रही है, तो उसके वेग का परिमाण तो नियत रहता है किंतु दिशा बदलती रहती है। ठीक है, यदि ये कार कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन दिशा बदल रही है। आप देख रहे हो, पहले क्या था, इस दिशा में गई, फिर इस दिशा में गई, फिर इस दिशा में गई, फिर इस दिशा में गई, और इस तरीके से इस दिशा में क्या हो रही है, कार घूम रही है। तो हम देखते हैं कि इस वृत्त की ये जो परिधि सेंटर हुआ, ये हो जाएगा आपका रेडियस r। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जिसके कारण कण पर एक बाह्य बल कार्य करता है जो इस बल की दिशा वृत्त के दिशा के केंद्र की ओर रहती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, जो केंद्र की ओर लगता है। किस तरफ लगता है, हमें पता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण जो है हमारा, वो केंद्र की तरफ लगता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, केंद्र की तरफ। उसी तरीके से जो आपका ये अभिकेंद्रीय बल है ना Fc, ये भी केंद्र की तरफ लग रहा होता है। यदि ये कार वृत्तीय परिधि पर घूम पा रही है, इसका मतलब ही है कि इस पर क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा होता है, तभी वह क्या है, गति कर पाती है। यदि इस तरफ क्योंकि ये केंद्र की तरफ लगता है, ठीक है, क्या होता है, केंद्र की तरफ लगता है। अब हमको पता है कि हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था AC = v²/r था। तो यदि हम FC निकालेंगे ma से, तो m × AC क्या हो जाएगा, v²/r। तो हमारा FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा ना, अभिकेंद्रीय बल, वो हो जाएगा mv²/r। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स या कहें अभिकेंद्रीय बल क्या है, किसी वस्तु की वृत्तीय गति करने में सहायता करता है। यदि अभिकेंद्रीय बल उपस्थित नहीं है तो नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं है, अभिकेंद्रीय बल की उपस्थिति में ही कोई वस्तु क्या है, वृत्तीय गति करती है। और ये याद रखेंगे दूसरी चीज कि अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, A body performing circular motion is acted upon by a force directed along the radius towards the center of the circle. This force is called the centripetal force. तो centripetal force क्या है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही, भाई पॉसिबल ही नहीं है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो डायरेक्शन चेंज होना तो स्वाभाविक है। हमने देखा पहले इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, देन इस डायरेक्शन, है ना। तो यदि कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करेगी तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी। हमने कह दिया उसकी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स = होता है मास इनटू, क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि कहें Fc = m × मास हो गया और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। और हमको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन = होता है v²/r। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलिए आगे देखें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। देखो, यदि कोई वस्तु ना वृत्तीय गति कर पा रही है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो दो फोर्स काम करते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु टर्निंग से जा रही है या वृत्तीय गति कर रही है तो दो फोर्स काम करते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल जो है यानी अभिकेंद्रीय बल जो है वो केंद्र की ओर खींचता है, और जो अपकेंद्रीय बल है वो केंद्र से बाहर की ओर खींचता है। और इन दोनों के बैलेंस की वजह से ही आप क्या होते हो, बढ़िया से वृत्तीय गति कर पाते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कुछ परिस्थितियों में ऐसा आभास होता है कि किसी वृत्तीय गति करती हुई वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लग रहा
रहा है, जबकि वास्तव में वस्तु पर बल नहीं लग रहा होता है। सपोज करो कि आप जब इसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, ठीक है, किसी पत्थर को धागे से बांध लिया और ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं तेजी से। अब जब बहुत तेज हो जाएगा तो हमको ऐसा लगेगा यार हम जैसे ही छोड़ेंगे पत्थर गिरने वाला है, लगता है ना। जब बहुत तेज स्पीड हो जाएगी तो ऐसा लगेगा यार वो गिरने वाला है, तो वो बाहर की ओर एक बल कार्य करने लगता है जो उस वस्तु को बाहर फेंका देता है, ठीक है। यदि हमने तेज से नहीं पकड़ा तो वो क्या हो जाएगा, पत्थर गिर जाएगा बाहर। तो हमें फील होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये बाहर की ओर कार्य करता है, यानी कि जो वृत्त का केंद्र है उससे बाहर की ओर कार्य करता है। तो हम कहेंगे कि सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन हम फील तो कर पाते हैं। आपने भी फील किया होगा, नहीं फील किया तो बढ़िया एक पत्थर को धागे से बांधना और ऐसे ऐसे करके घुमाना, एकदम स्पीड जैसे ही तेज होगी तो आपको लगेगा अरे यार ये तो पत्थर बाहर की तरफ गिरने वाला है। तो वही आपका क्या होता है, अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल देखो बढ़िया से है, ये सेंट्रीपिटल है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, कार यदि आपकी वृत्तीय गति कर रही है, यहाँ पे भी कार वृत्तीय गति कर रही है, तो कार में बाहर की ओर जो बल लग रहा है वो आपका है सेंट्रीफ्यूगल, और कार में जो अंदर की ओर सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। देखो इसमें ये भी बताया है डायरेक्शन भी, क्योंकि बताया गया है कि सेंट्रीपिटल तभी होता है जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जाहिर सी बात है वृत्तीय गति कर रहा है तो डायरेक्शन इधर चेंज हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हुई। क्लियर। चलिए अब आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने देखा था बल क्या है, जड़त्व क्या है, ठीक है। अब न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व से ही रिलेटेड है। न्यूटन का पहला नियम कहता है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखो बढ़िया एग्जाम्पल है, एक बॉल रेस्ट पोजिशन पे रखी हुई है, ठीक है। बॉल को आपने किक किया तो बॉल आगे बढ़ गई, ये देखो आगे बढ़ गई, ठीक है। बॉल को किक नहीं करोगे तो क्या आगे बढ़ेगी, बॉल को एज इट इज रहने दो आप, बॉल रखी हुई है तो क्या आगे बढ़ेगी। ये रिमोट मेरे हाथ में रखा है, जब तक कि इसको मैं उठाऊंगी नहीं तो क्या अपने आप उठकर चला जाएगा, नहीं। तो न्यूटन का पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगी, ठीक है। ये गतिमान है, बॉल आई, अब भाई यहाँ पर ये नेट नहीं होता तो ये बॉल तो चलती जाती, नेट है तो ये क्या हुआ, विरोध कर दिया। तो यदि गतिमान है, यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। यही था न्यूटन का पहला नियम, और इसे ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए न्यूटन का पहला नियम क्लियर हुआ, ठीक है। देखो ये बॉल बढ़िया यहाँ पे स्टैटिक रखी हुई थी, यहाँ पर आपने इसको मारा और ये बॉल ऐसे गई। यदि हम इसको पैर से नहीं मारते तो ये बॉल नहीं जाती, ठीक है। और यदि ये यहाँ पर नेट नहीं होता तो ये बॉल आकर यहाँ पर नहीं रुकती। यानी कि गतिमान वस्तु गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। और यदि वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आपने देखा कि इस बॉल पे ही दोनों बार आपके फोर्सेस लगे, ठीक है। चलिए यही से हम कहते हैं न्यूटन का पहला नियम। अगला कहता है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी कि हमारा जो फोर्स है, क्या है, हमारा जो फोर्स है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, यानी कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, चेंज इंटू मोमेंटम बाई डेल टी। तो हमने क्या कहा कि न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल जो है अनुक्रमानुपाती है, किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। अब ये संवेग में परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल है तो F प्रोपोर्शनल ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, m को बाहर निकाल लेंगे, डेल v बाई डेल टी। और ये जो डेल v बाई डेल टी है ये होता है हमारा त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर हो जाता है त्वरण, तो F प्रोपोर्शनल ऑफ m a। तो इसे ही हम कहते हैं कि जो हमारा ये है बल है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि हमारा जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है,
ठीक है। चलिए अब देखते हैं न्यूटन मतलब मोमेंटम क्या होता है। अभी हमारा मोमेंटम आया था वर्ड। मोमेंटम जो होता है, संवेग जो होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग जो है ना हमारा, संवेग जो है हमारा द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग को हम क्या कहते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड। तो संवेग की इकाई क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यदि इसी का MLT फॉर्मूला या विमीय सूत्र पूछे एग्जाम में तो क्या करेंगे अपन, किलोग्राम से हो गया m, मीटर पर सेकेंड LT टू द पावर -1। तो हमारा जो इसका विमीय सूत्र है या आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बना मोमेंटम का, वो क्या हुआ, MLT टू द पावर -1। तो संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का एक गुणनफल है, ठीक है। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, ठीक है, जिसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है। और P इज इक्वल टू, इसको हम P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। एक बात और, न्यूटन के दूसरे नियम को हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा जो हमारा बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर के। तो यदि हमारा बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है, यदि कोई सी वस्तु पर आप बाह्य बल ना लगा रहे हैं, जब तक कि आप बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उसका जो कुल संवेग है वो नियत रहता है, ठीक है। यानी कि जो उसका कुल संवेग है, प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग। तो जब तक कि आप किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाओगे तो उसका कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। आइए देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बढ़िया सी बंदूक रखी हुई है, देखो यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या कहलाता है, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल, ये देखो दिशा अलग है, एक्शन का ऐसा है डायरेक्शन, तो रिएक्शन का डायरेक्शन ऐसा है। यहां से एक्शन हुआ, गोली निकली, तो ये गोली ने, ये जो इससे जब गोली ये निकली तो जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर पीछे की, क्योंकि जब आप बंदूक चलाते हो तो गोली जैसे ही निकलती है तो आप पीछे की तरफ एक फोर्स फील करते हो। तो वही है कि जितना ही बल एक्शन में लगा, क्रिया में, उतना ही बल पीछे की तरफ प्रतिक्रिया में लगा, तो विपरीत दिशा में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने देखा ये न्यूटन के तीनों नियम, ठीक है। अब हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।